अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर को 20 सालों से भी ज्यादा समय तक दहशत में रखने वाली इस स्टोरी को सुनकर आप चौंक जाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस सीरियल किलर का किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में, जब लॉस एंजलिस के साउथ सेंट्रल इलाकों में अचानक गायब होने और हत्याओं का एक सिलसिला सा शुरू हो गया था। शिकार थी ज्यादातर अमेरिकी अफ्रीकी महिलाएं जो समाज के हाशिए पर थी। अक्सर वो ड्रग्स की लत या फिर वेश्यावृत्ति में पाई जाती थी और इस वजह से शायद पुलिस और मीडिया का ध्यान इन मामलों पर उतना नहीं गया था जितना जाना चाहिए था। 1985 से 1988 तक कम से कम 7 महिलाओं की हत्या हुई। उनके शव सुनसान जगहों पर पाए जाते थे। हत्या का एक समान तरीका था, सभी को गोली मारी गई थी। अधिकांश को .25 कैलिबर की बंदूक से निशाना बनाया गया था। पुलिस के पास सुराग थे, बैलिस्टिक रिपोर्ट थी, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। इन हत्याओं को साउथ साइड स्लेयर और स्ट्रॉबेरी मर्डरर्स जैसे नाम दिए गए। स्ट्रॉबेरी मर्डरर्स इसलिए क्योंकि एक पीड़ित का शव स्ट्रॉबेरी एवेन्यू के पास मिला था और फिर अचानक 14 साल के लिए सब कुछ बिल्कुल ही शांत हो गया, बिल्कुल सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे वो कातिल सो गया हो, इसलिए उसे द ग्रिम स्लीपर का नाम दिया गया। ग्रिम मतलब भयानक और स्लीपर मतलब सोने वाला। वो कातिल जो इतने सालों तक सोया रहा, क्या वो कहीं और चला गया था? क्या उसने हत्याएं करना बंद कर दी थी? किसी को कुछ नहीं पता था। वर्ष 2002 में ये भयानक नींद टूटती है और एक महिला की लाश मिली, फिर एक और लाश और फिर वापस से एक और लाश। इस तरह से 2002 से 2007 के बीच कम से कम 3 और महिलाओं की हत्या हुई थी। हत्या का वही पुराना तरीका, वही पैटर्न। पुलिस अब समझ चुकी थी कि ये वही पुराना कातिल है जो इतने सालों बाद फिर से एक्टिव हो गया है। अब तक कुल 10 मौतें हो चुकी थी और पुलिस के पास अभी भी कोई ठोस सुराग नहीं था। डीएनए सबूत थे, बैलिस्टिक रिपोर्ट थी, लेकिन उन्हें किसी संदिग्ध तक पहुंचाने वाला कोई नाम नहीं था। ये मामला लॉस एंजलिस पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। आए दिन उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, उन्हें ऐसा भी कहा जाता था कि वो इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहे। इतने सालों की असफलता के बाद आखिर पुलिस ने एक नया तरीका ढूंढा, जो था फैमिलियर डीएनए सर्च टैगिंग। यह एक क्रांतिकारी तरीका था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, सामान्य डीएनए सर्च में संदिग्ध के डीएनए को क्राइम सीन के डीएनए से सीधे मैच किया जाता है, लेकिन फैमिलियल डीएनए सर्च में क्राइम सीन के डीएनए को उन लोगों के डीएनए से मैच किया जाता है जो संदिग्ध के करीबी रिश्तेदार हो। आसान शब्दों में कहें तो अगर कातिल का डीएनए डेटाबेस में नहीं है, लेकिन उसके किसी भाई बहन या माता पिता का डीएनए डेटाबेस में है, तो उसके करीबियों का पता लगा सकते हैं और फिर उनसे कातिल तक पहुंचा जा सकता है। ठीक यही हुआ। 2010 में एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका डीएनए क्राइम सीन के डीएनए से 90% तक मैच कर रहा था। वो व्यक्ति था क्रिस्टोफर फ्रैंकलिन, जो एक छोटी मोटी बंदूक के अपराध में गिरफ्तार हुआ था। पुलिस ने देखा कि उसका डीएनए ग्रिम स्लीपर के डीएनए से काफी हद तक मिलता जुलता है। क्रिस्टोफर ने बताया कि उसके पिता का नाम लोनी डेविड फ्रैंकलिन जूनियर है, एक आम सा दिखने वाला शख्स जिसकी उम्र लगभग 57 थी और वो रिटायर्ड मैकेनिक था। कचरे वगैरह इकट्ठा करने का काम किया करता था। वो साउथ सेंट्रल लॉस एंजलिस में ही रहता था, ठीक उसी इलाके में जहां उसने अपने खौफनाक अपराधों को अंजाम दिया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह शांत दिखने वाला आदमी एक सीरियल किलर हो सकता है। पुलिस ने लोनी पर करीब से नजर रखनी शुरू की। एक दिन एक रेस्टोरेंट में लोनी ने पिज्जा खाया, तभी पुलिस ने मौका देखकर उसके छोड़े हुए पिज्जा का टुकड़ा और पानी का गिलास को सबूत के रूप में वहां से उठा लिया और फिर जब उन पर डीएनए टेस्ट किया गया तो वो क्राइम सीन पर मिले डीएनए से पूरी तरह से मैच कर गया। फिर क्या था, 7 जुलाई 2010 को लोनी डेविड फ्रैंकलिन जूनियर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के साथ लॉस एंजलिस में 25 सालों से फैला आतंक लगभग खत्म हो चुका था। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पे सभी पीड़ितों की तस्वीरें थी, साथ में हथियार भी था और अन्य सबूत भी मिले थे। लोनी डेविड फ्रैंकलिन पर लगभग 10 हत्याओं के आरोप लगे, जिसमें एक 15 साल की लड़की भी शामिल थी। हालांकि कोर्ट में मुकदमा लंबा चला, इस वजह से पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए कई साल इंतजार करना पड़ा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब लोनी डेविड फ्रैंकलिन जूनियर को सभी 10 हत्याओं का दोषी पाया गया और उसे 5 मई 2016 को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ समय तक जेल में रहने के बाद 28 मार्च 2020 को लगभग 67 साल की उम्र में लोनी फ्रैंकलिन की जेल में प्राकृतिक मौत हो गई। द ग्रिम स्लीपर की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जिनकी आवाजें हमेशा से अनसुनी रह गई।
ये उस सिस्टम की कहानी है जिसे सुराग मिलने में सालों लग गए, और ये फैमिलियल डीएनए जैसी फॉरेंसिक तकनीकों की कहानी है जिसने मुश्किल से मुश्किल मामलों को सुलझाने में मदद की। ये केस हमें सिखाता है कि न्याय के लिए हमें हर कोने में देखना पड़ता है। हालांकि इस मामले ने पुलिस और फोरेंसिक साइंस को एक नया रास्ता दिखाया। उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।